सपने देखने की हिम्मत सब में होती है, लेकिन उन्हें पूरा करने का जो जुनून होता है वो कुछ चुनिंदा लोगों में ही होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती जिन्होंने तंग हालातों से निकलकर ग्लैमर की दुनिया में अपनी एक चमकदार जगह बनाई। एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी, लेकिन दिल में था मिस इंडिया बनने का ख्वाब। और उस सपने को उन्होंने सिर्फ जिया नहीं, बल्कि देश को उन्होंने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो तो मंच कोई भी हो, चमक आपकी ही होती है। हम स्वागत करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2021 की रनर अप रह चुकी मान्या सिंह का। आपका स्वागत है मान्या। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बुलाने के लिए। आपकी जो जिंदगी है ना मान्या, मुझे लगता है हर लड़की तक पहुंचनी चाहिए। इट्स सो इंस्पायरिंग। हाँ, मैं चाहूँगी कि एक हम डिटेल बातचीत करें। मान्या बचपन से ऐसी ही थी, ऐसे ही सपने देखती थी? मान्या बनी 10वीं में। मान्या पहले काजल थी। ओके। और काजल ने सपने देखने शुरू किए थे शुरुआत से कि उसकी वो हमेशा मानती थी कि वो इतने से ज़िंदगी नहीं जी सकती, उसको बड़ा चाहिए, वो बड़े के लिए इस दुनिया में है, वो बनी ही बड़ी चीज़ों के लिए। तो जब काजल मान्या बनी तो अंश भी उसका आ गया मान्या में। और फिर कहते हैं ना कि आपकी जब परिस्थिति और आपका जुनून जब दो चीज़ें मिलती हैं तो ज़िंदगी कुछ और ही बन जाती है। और शायद उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो आग है वो कभी कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि कोई नहीं आने वाला मेरे लिए या किसी के लिए भी। मेरे सपने हैं, मुझे पूरा करना है। मैं पछतावे के साथ नहीं जी सकती, चाहे वो कुछ भी हो। तो एज अ चाइल्ड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वर? बचपन में स्पोर्टी थी, कैसी थी? I don't even remember my childhood. It's a weird thing because it was very haywire situation होता है ना कि पेरेंट्स की सिचुएशन ख़राब थी, तो इधर उधर में बचपना नहीं देखा। I never played with my friends. I didn't have friends. मैं हमेशा से अकेले ही रहती थी, सहमी नहीं रहती थी लेकिन अकेले रहती थी। कहते ना, एक अभी लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, पहले मैं फेंकती बहुत थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, जबकि था मेरे पास कुछ नहीं। अब जो मैंने चीज़ तब बोली थी अब वो मेरे पास अब है। ओके। सो आई यूज्ड टू बी अ वेरी नॉट अ शाय गर्ल, बट मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते। तो आई हैड अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। मुझे रियलाइज़ अब हुआ कि वर्ड्स अब मिल रहे हैं, पहले मुझे नहीं समझ में आता था। मैं अपने पेरेंट्स से दूर भागती थी कि मुझे नहीं रहना इनके साथ। तो एज अ किड, एज फार एज आई रिमेंबर, अटेंशन सीकर तो हर बच्चा होता है, वो मैं थी। और कहीं ना कहीं मुझे ना, मैं सबसे बोलती थी कि जिस दिन मैं कुछ बड़ा करूँगी मैं सबको नौकरी दूंगी। ओके। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैड। मतलब मुझे आज वो कहते हैं शॉकिंग, ऐसा कभी कभी कि यार ऐसा एक 8-9 साल की बच्ची कैसे सोच सकती है। मुझे कपड़ों का कभी शौक नहीं था, मुझे मेकअप का कभी शौक नहीं था। मैं बहुत सिंपल शाय शांत रहने वाली लड़की, खेलना दोस्त बनाना मेरा वो फोर्ते था ही नहीं। तो फिर ये मिस इंडिया की रेस में जाने का ख्याल कब आया और कैसे आ गया, जब आप बिल्कुल एकदम शाय, अकेले रहना पसंद? फिर ये, क्योंकि ये तो दुनिया बहुत चमक दमक की है, लोगों से मिलना पड़ता है। आप यहाँ आज मेरे सामने बैठे हैं। आपको बताऊं, शाय मैं खुद नहीं थी, शायद लोगों ने बनाया था। जब मैं किसी से बात करती थी तो लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे मुझसे, तो मुझे एक हिंज था, हो जाता था कि यार शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि लोग मुझसे बात कर रहे हैं। और ये चीज़ एक इनसिक्योरिटी में बदल गई, जो बड़े होते होते वो साथ में चलती है, और मुझे पता नहीं था कि ये कुछ बड़ी चीज़ों में बदल सकती है। तो मिस इंडिया तो पूरा शॉकिंग था, ये मेरा बचपन का सपना नहीं था। मेरा बचपन का सपना ये था कि मैं एक अच्छी जॉब करूँगी, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन करूँगी, लोगों की हेल्प करूँगी। दैट यूज्ड टू बी माय थॉट। मिस इंडिया कहाँ, मुझे तो पता भी नहीं था मिस इंडिया क्या होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि फिल्म्स क्या होती हैं, कभी नहीं। टीवी से कोई ऐसा एक्सपोजर भी नहीं था, कुछ भी एक्सपोजर नहीं था। खाना पीना सोना, यही मेरी जिंदगी थी, पढ़ना। तो जब आप बड़ी बड़ी बातें करती थी तो माँ बाप घबराते थे कि अरे हम कहाँ से पूरा करेंगे, हम तो ऑटो चलाते हैं? इतनी तो हिम्मत थी नहीं मेरी।
सच्ची। मेरे पेरेंट्स, मैं अपने परिवार से बात करती हूँ, पहले मैं बात ही नहीं करती थी। पहले मेरे दादाजी और मेरे पापा ने कभी बात नहीं की, तो मैं उन लोग का पैचअप कराने में रहती थी। मेरे छोटे दादा रोते रहते थे, मैं उनके आंसू पोंछती थी। तो वो मैच्योरिटी लेवल और एक बैरियर होता है ना कि आप नॉर्थ में अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं करते हो ना, डर नहीं, इज्जत कह सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, तो आप क्यों अपना बोझ उन पे दोगे। तो इतनी हिम्मत कभी आई नहीं, और ना ही मैंने उनसे, जो मुझे नहीं जानता था, लाइक ऐसे हुआ कि राह चलते किसी से मिल गई तो मैं उससे बोलना शुरू कर देती थी कि तुम्हें पता है जिस दिन मेरा कुछ होगा ना, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो सामने वाला इंसान आके मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन जिन्हें मैं जानती थी उनसे मैं बोलती ही नहीं थी। मतलब आप जब सफल हुई एक तरह से, आप देखिए कि आप के सिर पर ताज सजा, उसके बाद वो जो पेरेंट्स के साथ एक बीच में बैरियर था, मुझे लगता है वो भी टूटा। अभी आप केदारनाथ होके आई पेरेंट्स के साथ, आप उनके साथ घूम रही हैं, तो बैरियर भी टूटा, आपने श्रेय भी अपने पेरेंट्स को दिया। हाँ, मुझे लगता है ना कि ये नहीं होता कि पेरेंट्स आपके लिए क्या करते हैं, ये होता है कि आई एम ग्लैड कि इतनी डिफ़िकल्ट भरी लाइफ, मैं ये नहीं बोलती कि किसी और की ज़िंदगी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन हम खाने के लिए अपने रिश्तेदारों को कॉल करते थे कि चावल भेज दो, और वो लोग चावल नहीं भेजते थे। और मुझे मेरी मम्मी को चावल बहुत पसंद है, हम राइस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अब नहीं, अब तो मैं थोड़ा सा बट मुझे पता है कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई घर पे आता तो ऐसा लगता है कि कोई 100 रुपये देगा ना तो खर्चा चल जाएगा। तो ये सिचुएशन से हम गुजरे हैं ना, तो मैं जब श्रेय उनको देती हूँ क्योंकि उन्होंने वो सर्वाइव किया है। एक ऐसा समय आ गया था कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि यार इसको कोई रख लेगा तो पढ़ा देगा, क्योंकि हमारी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं। हाँ, तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझ पे गिव अप नहीं किया, उन्होंने उतना स्ट्रगल कर करके, तो ये श्रेय तो उनको जाता है। मुझे पता है कि एक ऐसा भी सिचुएशन था जब मैं पैदा हुई थी, मम्मी बोलते हैं कि मम्मी की यहाँ की हड्डी चेस्ट की क्रैक हो गई है, जो अभी भी पेन करती है। जब मेरा जन्म होने वाला था, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था कि नहीं होगा। मम्मी 18 की थी और बहुत यंग है, डिलीवरी होगी ही नहीं, और डॉक्टर ने उनको निकाल दिया था, सरकारी हॉस्पिटल में बाहर निकाल दिया था। एंड मिरेकल हैपन कि कोई प्राइवेट डॉक्टर से राउंड पे आते ना वैसे आए थे, एंड ही डिड द डिलीवरी। तो इस सिचुएशन से जब हम गुजरे, तो मम्मी बताती हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तो पापा ने सबको लड्डू बांटे थे। तो बोलते हैं ना कि जब तुम्हें कुछ चाहिए रहता था ना, तो हम कुछ भी करके तुम्हें कपड़े वगैरह देते थे, तुम्हें अच्छी तरीके से रखते थे। तो ये मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश रही है कि जब होश संभाला तो शायद वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन अगर अपने हाथ में अब है तो क्यों ना उनको अच्छी लाइफस्टाइल दें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग हाथ रखो, मैं लाऊंगी। सो वो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स सब कुछ होते हैं। फिर जब आपने मन बनाया कि आपको मिस इंडिया की रेस में जाना है, तो किस तरह की हिच ज़रूर होगी, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं, उसमें मन में ये संदेह तो होता ही है कि अरे मैं बाकियों के साथ कैसे कॉम्पीट करूँगी, मेरे कपड़े कैसे मैच करूँगी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लैंग्वेज, मतलब ओवरऑल पर्सोना, ये सब था मन में। बहुत ज़्यादा संदेह तो हर चीज़ में होता है, अगर संदेह नहीं होगा तो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी ही नहीं। मुझे खुद पे विश्वास बहुत था, मुझे पता था कि मैं कर लूँगी। मैं बचपन से मुझे ऐसा लगता था मैं बनी बड़ी चीज़ों के लिए, मुझे करना है, मैं छोटे पे खुश हो ही नहीं सकती। तो कैसे मैनेज किया आपने ये कपड़े सब कुछ? हर किसी से बोरो किया, जिनसे भी मैं थोड़ा बहुत जानती थी। मेरी जो टीचर्स थी उनसे कपड़े लिए, हील्स लिए। घर से आई थिंक 500 रुपये मिला था मुझे, पापा मम्मी छोड़ने गए थे, और मुझे ये था कि उनको उम्मीद ना लगे कि ये कुछ बन के आएगी। मैंने उम्मीद मत रखना, मैं जा रही हूँ बस, मैं अपना पूरा दूंगी। तो संदेह तो हमेशा होता है, स्पेशली जब आप गांव से आते हो और लोग आपको ले के क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तुम कितनी गांव की तरह दिखती हो, गाँवटी दिखती हो, तुम इंग्लिश नहीं बोल पाती, तुम खुद को मेंटेन नहीं करते हो, तुम मैनिक्योर पेडिक्योर, तुम्हारे हेयर्स ब्लो ड्राई नहीं रहते। तो वो सब थे, लेकिन
और ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में लोगों ने बोला नहीं है, ड्यूरिंग द कंपटीशन भी लोगों ने बहुत कुछ बोला। लोग मुझसे दूर रहते थे क्योंकि मैं उनका क्लास मेंटेन नहीं कर पाती थी, मुझसे लोग बात करने में उनको घिन आती थी, और मैं पूरे कंपटीशन में अकेले ही बैठ के अपना प्रिपेयर मैंने खुद किया है। वो 15-20 दिन हमें रखते हैं अपने साथ, हम हर बार अकेले आके लोग मेरे मुंह के सामने मेरी बुराई करके चले जाते थे, लेकिन वो धैर्य मैंने रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कोई और है। होता तो रो के छोड़ देता। मैं रोती थी, ऐसा नहीं है कि रोती नहीं थी, मैं बहुत रोती थी, मैं अकेले बैठ के बहुत रोती थी। घर पे किसी को पता नहीं रहता था कि मैं रो रही हूँ, बट मैं रोती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हैं ना कि मैं भागने वालों में से हुई नहीं, ये करो या मरो वाला सिचुएशन हमेशा रहता है मेरा। तो रोना तो आएगा, मैं हूँ बहुत इमोशनल, मैं फट से रो देती हूँ। तो जब लोग मुझे बुरा आज भी करते हैं, अगर कोई कह देता है तो मुझे रोना आता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये समय है, बहुत बुरा समय देखा है, बहुत ऐसे समय देखे हैं जो ऐसा लगता था कि जीना भी क्यों जी रहे हैं, अब तो बहुत अच्छा समय है भगवान के दिए से। तो रोना तो आएगा ही ना, उससे आगे मैं बढ़ना चाहूँगी होता थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि जो हमें ब्यूटी पेजेंट्स दिखता है एज एन आउटसाइडर, हम लोग सोचते हैं वाओ ग्लैमर ब्यूटी, सोचते हैं तो लगता है कि कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की होगी। हाँ। ऐसे ही हमने अपने परसेप्शन बिल्ड किए हुए हैं ना, लेकिन इसका सच क्या है? क्या उसके पीछे जो आप बता रही हैं घिन है, जेलसी है, मतलब एक दूसरे से नफरत है, क्या है सच? यार कहते हैं ना कि बर्तन जहाँ होते हैं वो वहाँ तो खनकेंगे। अब मैं ये नहीं कहती कि ब्यूटी पैजेंट ही गलत है, अगर ब्यूटी पैजेंट गलत होता तो शायद हमारे पास प्रियंका चोपड़ा नहीं होती वो, या हमारे पास सुष्मिता सेन नहीं होती, लारा दत्ता नहीं होती, तो ऐश्वर्या राय तो उनको तो कहा जाता है कि आप विश्व सुंदरी तो अभी तक है, उनको तो मिस वर्ल्ड अब तक कहा जाता है। लेकिन अगर एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड देखा जाए तो सुष्मिता मैम, प्रियंका चोपड़ा फिट ही नहीं करती ना। वो जब बनी थी तो एकदम पिटीट, उनका रंग अलग, उनकी पर्सनालिटी बहुत रॉ, उस समय का ब्यूटी पैजेंट। और मुझे लगता है जब तक मैं मेरे समय तक का ब्यूटी पैजेंट काफ़ी अलग था। किन मामलों में? कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। एक साथ अगर हमारी जितनी भी स्टेट्स है, लाइक 31 स्टेट्स हैं हमारे, उस एक लड़कियां आती है हर स्टेट से, हर स्टेट में 300 से 400 लोग अप्लाई करते हैं, मोर देन दैट लड़कियां, उसमें से सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट होके आती है अपना प्रदेश रिप्रेजेंट करने के लिए। आप सोचिए वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। और भारत में आप किसी को भी सुंदरता पे कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर लड़की अपने आप में बहुत खूबसूरत रहती है और किसी न किसी कुछ ना कुछ अचीव किया रहता है। कोई नेशनल प्लेयर होता है, कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, लेकिन जीतता कौन है? जिसको अपनी पर्पस का मालूम हो, जिसे अपना पर्पस मालूम कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या देना है। हाँ, लोग ब्यूटी पैजेंट में रहते बोलते मुझे अपने देश के लिए ये करना है, वो करना है, एट द एंड ग्राउंड के बाद कोई कुछ करता नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, ब्यूटी पैजेंट गलत नहीं है, गलत लोग बना देते हैं। गलत उसमें जो उस जगह वहाँ पे जो पावर पोजीशन पे जो लोग हैं, या जो जैसे हमारे वहाँ जर्नलिस्ट होते हैं, ऐसे ब्यूटी पैजेंट में पेजेस होते हैं, वो लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार ये लड़की का फेस कार्ड अच्छा है, ये लड़की ऐसी दिखती है, ये लड़की ऐसा वॉक करती है। बट ब्यूटी पैजेंट इज़ बियॉन्ड दैट। अब ब्यूटी पैजेंट की वैल्यू क्यों ख़त्म हो गई है? क्योंकि लोग, अगर लोग बोलते हैं हम ब्यूटी पैजेंट इज़ नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट ब्रेन ऑल्सो। बट नाउ पीपल सी दैट कि यार गाउन पहन के चलना ही तो है। बट नो, देर इज़ वे बियॉन्ड इट। लाइक आपको रिग्रेस इंटरव्यूज जाने पड़ते हैं, आपके स्पोर्ट्स, आपका मेंटल कैपेसिटी, आपका हर एक चीज़ देखा जाता है। हाँ, लड़कियां आपस में क्रिटिसाइज करती हैं क्योंकि जेलसी फैक्टर भी आता है। लोग बोलते हैं, स्पेशली मेरे साथ तो सिर्फ ब्यूटी पैजेंट नहीं, मेरे तो क्लास में भी हुआ है, स्कूल से लेके कॉलेज तक ऐसा हुआ है कि लोग मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते थे। और मुझे ऐसा लगता था यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है। लेकिन अब मुझे पता है कि अगर आप एक रूम में एंटर हो रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट कि लोग होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे। दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम। यू हैव टू एंटर द रूम बाय ओनिंग विथ योर ओन कॉन्फिडेंट कि कोई पसंद करे ना करे, मैं खुद को पसंद करती हूँ।
और ये कॉन्फिडेंस मुझे एक्चुअली ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद आया, क्योंकि मुझे पता था कि पीपल विल नॉट लाइक मी because I don't match their beauty standard which we have created in beauty pageant. So I was really happy कि मुझे जितने लोग भी बोलते थे कि यार कैसे बन गई है, क्यों बनी है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। फिर जैसे एक होड़ होती है एकदम पतला ही रहना है, बिल्कुल स्किनी सूख जाओ, हाँ मतलब ये इतना कंपलसरी है मान्या कि मतलब वेट शेड करने के लिए लोग कुछ भी किए जा रहे हैं? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द थिन, इट्स अबाउट बीइंग फिट। आप देखेंगी मैं ब्यूटी पैजेंट की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। पतले होने की होड़ तो लड़कियों ने या लोगों ने अपने मन में बिठा लिया कि हम पतले हैं तो फिट हैं। नहीं, आप अगर आपका वेट 65-70 भी है और अगर आप इंटरनली फिट है, आपका स्किन ग्लो कर रहा है, आप चेहरे पे अपने आप दिखता है। But they won't be allowed to enter the pageant. No, they are allowed. They are allowed. But ये वही बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम ब्यूटी पैजेंट की, प्रॉब्लम लोगों की है। लोगों ने अपना परसेप्शन बना लिया कि अगर हम पतले होंगे तभी हम एंटर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप फैट हो, फिट हो, पर्सनालिटी अच्छी है आपकी, क्यों नहीं बन सकते? नेपाल में एक मिस यूनिवर्स नेपाल बनी थी एंड शी वाज फैट बट शी वाज फिट। सो बॉडी शेमिंग तो खुद ने बनाया। मैं अगर बोलूँ कि मैं अच्छी नहीं दिखती तो ये मेरी इनसिक्योरिटी है। मैं फिर उस पर क्यों थोपूं कि मैं अच्छी दिखूंगी तभी जाऊंगी? तुम जाओ। फिर जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी होते हैं ना, हाँ इंटरव्यूज, हाँ बहुत। सो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे किया और किस तरह के सवाल थे? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जिस तरीके से बातें करती हूँ, जहाँ से मेरे सवाल के जवाब आते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मेरी ज़िंदगी ने सिखाई है। मैं लोगों से डिफरेंट क्यों आती हूँ? क्योंकि मैं घिसी पिटी बातें नहीं करती हूँ, मैं किताबी पढ़े बातें नहीं करती हूँ, मैं लोगों की सुनी हुई बातें नहीं करती। मैं वो बात करती हूँ जो मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी से। अगर कहते हैं ना कि अगर रोड पे इंसान रहे तो लोग रोड से नफरत करने, रास्ते से नफरत करने लगते हैं। मुझे रास्तों से प्यार है। मुझे पता है कि ज़िंदगी अगर ऊपर जाती है तो नीचे भी आएगी। तो ये एक तजुर्बा होता है, देखने का नज़रिया होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था, जो इंटरव्यूज़ थे, उससे मुझे कभी डर ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी वो पूछेंगे मुझे उसे रिहर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या पूछेंगे, जीके का सवाल पूछेंगे, ठीक है चलो उसका भी जवाब दे देंगे। वो ज़िंदगी से कोई जुड़ी हुई बात करेंगे, उसका तो पीएचडी करके बैठी हूँ मैं, उसकी कोई कमी नहीं है। तो मेरा हमेशा से, मैंने उनको वहाँ पे भी बोला था, अगर इस साल आप नहीं बनाओगे मैं हर साल आऊँगी जब तक आप नहीं बनाओगे। और मैंने उन्हें बोला था कि मैम, कहते हैं ना कि मैं रास्ते से आई हुई लड़की हूँ, मुझे रास्तों से नफरत नहीं है, मैं रास्ते से प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि ज़िंदगी में अगर उतार होता है तो चढ़ाव भी होता है, और वो होगा। तो मैं हमेशा से ग्राउंडेड रही। What was the question put to you? In the interview, they asked me a lot of questions related to our current government, politics, and I have a very good perspective about politics also. So awareness भी देखते हैं। Awareness भी देखते हैं, आपका IQ level भी देखते हैं। They asked me about like how did you come here, and then on stage उन्होंने पूछा था that are you a spiritual person or religious person? So it was it's a very on ground, like मेरे पास scripted answer था ही नहीं। मतलब backstage सब लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे जवाब देंगे, ऐसा होगा तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे। मैंने बोला ठीक है यार, जैसा आएगा देख लेंगे। हाँ, you can't prepare everything. तो क्या कहा था आपने? मेरा बहुत सिंपल बच्चों वाले आंसर्स होते हैं ना, बच्चे को टॉफी दे दो ऐसे बोलो। मैंने ऐसे ही बहुत सिंपल वे में बोल दिया। नेहा मैम ने पूछा मैं आपसे इंग्लिश में सवाल करूंगी, मैंने पता नहीं कॉन्फिडेंस का, मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगी। She had her ground, I had my own ground, because मैं अपनी पर्सनालिटी नहीं छोड़ रही। मेरी मम्मी ने कहा था इंग्लिश में बात करना वरना हार जाएगी। मैंने बोला नहीं, हिंदी में ही बात करूंगी कि हर इंसान को समझे मैंने क्या बोला है। तो उन्होंने पूछा, मैंने बोला मैम, रिलीजन समथिंग जो हम सिखाते हैं लोगों को। जब एक बच्चा पैदा होता है उसे बताते हैं कि आप इस धर्म के हो, उस धर्म के हो। स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है। जब मेरे माँ पापा ने हमेशा बोला, आप जितना खुद के अंदर प्यार रखते हो उतना ही आप प्यार बाहर बांट पाते हो, और वो प्यार ईश्वर से आता है। वो प्यार अंदर स्पिरिचुअल आप कितने खुद से कितना कनेक्टेड हो वहाँ से आता है। एंड वेरी प्लेन आंसर, नो स्ट्रक्चर, नो स्टेटमेंट। मैंने खुद पे किया था कि देखो आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मतलब कहते हैं ना, एक बार आप सरेंडर कर देते हो ज़िंदगी में, वो सरेंडर मैंने वहाँ किया था कि मुझे नहीं पता इसके बाद मैं क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़े रहूँगी,
बट ये सरेंडर मैं आपके, मैंने मेहनत अपने हिस्से की कर रही हूँ और मैं हमेशा करूँगी, ईमानदारी से करूँगी, और मुझे पता है मैं वहाँ खड़े होकर कुछ ना कुछ बोल दूँगी। और मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ गई थी। मुझे तो ये भी नहीं था कि मैं टॉप 5 में आऊँगी। मुझे लगा यार इतनी अच्छी लड़की है, मेरा क्या है, मेरे बाजू में राजस्थान थी, इतनी खूबसूरत, मुझे लगता था यार क्या खा के पैदा हुई है। मैं समझ रहा हूँ, अब मैं उस मेंटल लेवल पे थी यार, ठीक है इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, बट पर्सनालिटी, द वे यू कैरी, द वे यू टॉक, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाई यू आर देयर। मुझे दुनिया नहीं बदलनी थी, मैं बहुत ऑनेस्ट थी, मुझे दुनिया नहीं बदलनी थी, मुझे कोई चेंज नहीं लाना था, मुझे सिर्फ मेरे लिए क्राउन जीतना था, एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। फिर जीत के बाद एक नया चैलेंज शुरू होता है। हाँ, वो जीत के पहले का चैलेंज अलग है और बाद का अलग है। हाँ, अब कोई भी सोचेगा कि अरे मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया से मिल रहा हूँ, वो ऐसी दिखती हूँ। हाँ। सो उसके बाद के चैलेंजेस कैसे? बहुत डबल हो गए। वो पहले के स्ट्रगल सिर्फ मेरे थे, उसके बाद के स्ट्रगल ना लोगों को देखने थे, जबकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी जर्नी, या मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। वो तो बाद में लोगों को पता चला, और मुझे भी पता चला कि लोगों को पता चला है। तो बाद में ऐसा लगा कि तुम अपनी जर्नी बताओ, तुम बात करो मीडिया में। मैं बहुत नाइव थी। मुझे ज़्यादा मेकअप करना, ताम झाम, विच इज़ देयर, यू हैव टू डू इट, यू आर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट आई बिलीव इन बीइंग रॉ। लाइक मुझे कम मेकअप करना, हील्स पहनना ठीक है, बट सिंपल तरीके से अपने आप को कैरी करना, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा है, रादर देन आप प्रिटेंड करो कि आप एक कन्वेंशनल लोगों की तरह दिखते हो, बात करते हो, खड़े रहते हो। मेरा वो बिल्कुल नहीं था। तो जब भी मुझसे कोई मिलता था कि यार हमने तो एक्सपेक्ट किया था आप तो बहुत एटीट्यूड में रहेंगी, आपका ईगो बहुत वो रहेगा, आप बात नहीं करेंगी किसी से, और सब ऐसा बोलते थे। नहीं यार, ह्यूमन हूँ, हाँ अचीवमेंट्स है, बट वो अभी घर पे हैं। बस एक मान्या आपके सामने हो ना, क्राउन के साथ है। हाँ, क्राउन के साथ तो शायद मुझे ऐसे बैठना हो क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट है, आई हैव टू गिव दैट, आई कांट टेक दैट अवे। बट जब मैं क्राउन नहीं पहन रही हूँ तो इनविजिबल जो मिस इंडिया है वो तो रॉ ही है ना। वो तो गांव से आई एक लड़की है जिसके अंदर इंसानियत अभी भी बची हुई है, जो अभी भी फ्लोर पे बैठ के खाती है, खिचड़ी खाना पसंद करती है, उसको पिज्ज़ा पास्ता उतना नहीं पसंद, उसको सैलून में जाके मैनिक्योर पेडिक्योर कराना एक ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है, उससे अच्छा आप किताब पढ़ लो। तो मेरा यही नेचर रहा है और आज तक यही रहा है, और डबल इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ी है। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही रही है कि मान्या तुम जैसे थे वही रहो, खुद को बदलना मत, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद, मिस इंडिया बनने के बाद या एंटरटेनमेंट एक्सपोजर पाने के बाद इंसान बदल जाता है। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। बीच में एक ऐसा फेज था जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था मैं ही मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता, मैं अपने पेरेंट्स को से भी बात नहीं करती थी ज़्यादा, नीचा उनको मैं अपने भाई को नीचा दिखाती, जबकि वो भाई जब मैं शूट करती थी तो वो मेरे सामने कैमरा लेके दौड़ता था, वो आज भी खड़ा रहता है एक पैर पे। तो मुझे लगा मैं सेल्फिश हो गई हूँ काफ़ी। फिर मैंने बोला नहीं, दिस इज नॉट सक्सेस के साथ आता है, ये सक्सेस के साथ आता है, और ये उन लोगों के साथ आता है जो बोलते हैं यार तुम तो आगे निकल गई हो, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, आपके आसपास के लोग बूस्ट करते रहते हैं। तो मेरा नहीं, दिस इज नॉट राइट, जो करना है बाहर कर, लेकिन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को ना जैसी थी वैसे ही रहे। एंड देन वो वॉल अपने आप गिर गया जब मैंने खुद को देखा कि मैं तो खो रही हूँ धीरे धीरे खुद को, यार ये तो नहीं करना मुझे। मैंने साइड में रखा क्राउन, मैंने बोला लेट मी जस्ट एक्सप्लोर मान्या, मुझे खुद को वापस लाना है। क्योंकि आई रिमेंबर मैं एक वर्कशॉप में गई थी और मैं मतलब इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग कि मैंने मेडिटेशन किया था एंड आई फाउंड माई सेल्फ डेड। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात किया, शी इज़ देयर लाइक सिंस 12 ईयर्स, तो वो मुझे इन एंड आउट जानती है। तो मैंने बोला यार मैंने ना खुद को मरा हुआ देखा समंदर के किनारे, एंड शी इज़ लाइक कि दैट्स यू, तूने खुद को ही मार दिया है। एंड आई लाइक नो दिस इज़ नॉट राइट, एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड। लाइक टेक अ ब्रेक, डोंट इंडल्ज, फेक होने की ज़रूरत नहीं है, बी योर सेल्फ। आई लाइक वेयरिंग साड़ी, आई स्टार्टेड वेयरिंग साड़ी। आई लाइक गोइंग आउट विदाउट मेकअप, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई लाइक ट्रैवलिंग इन बस, मैं वो करने लगी थी। थोड़ा बहुत कंप्लेन होता था यार तू मिस इंडिया, तू बस में क्यों ट्रैवल कर रही है, खुद से ही वो एक होता है ना अंदर से होता है कि क्यों कर रही है। मैं नहीं, दिस इज़ मी,
लेट मी जस्ट बी मी. आई स्टार्टेड सेविंग मनी. कितने लोगों ने बोला यार आप पैसे कमा रही हो, खुद पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पिलाते जाओ, क्लबिंग्स जाओ, लोगों से मिलो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स जाओ. नहीं, आई सेव्ड दैट मनी. छोटा सा ही घर खरीदा मैंने, घर खरीद के अपने पेरेंट्स को दे दिया. आई एम नॉट इन स्ट्रेस राइट नाउ, टचवुड, लाइक टचवुड, क्योंकि वो पैसे मैंने सेव करके अपने परिवार को स्टेबिलिटी दे दी कि अगर आज दूसरी जर्नी का जो स्ट्रगल मेरा चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर नहीं है कि मुझे अपने घर को पैसे लोन देना है या घर कैसे चलेगा, रेंट कैसे देना पड़ेगा. नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स, अगर आज मैं केदारनाथ गई हूँ तो यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज. लाइक ऊपर आपको 100, नीचे 20 की बॉटल, ऊपर आपको 150-100 रुपए की मिलती है. आपको वहाँ 500 का एक चढ़ावा मिलता है, वहाँ पंडित आपसे पैसे लेते हैं. आई डेंट हैव दैट फियर. मैं बहुत एकदम नॉर्मल थी. मैंने कि आप लोग को जो करना है करो, मैं जितना दे सकती हूँ उतना दूंगी. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड. इट्स ऑल बिकॉज आई रियलाइज दैट नो, द लाइफ इज नॉट शोइंग ऑफ. द लाइफ व्हेन यू गेट सक्सेस, इट्स ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड, कि भाई हम खुद को पकड़ के रखते हैं. बट देन हाउ विल यू गेट प्रोजेक्ट्स, शूट्स, इफ यू डू नॉट मेंटेन योरसेल्फ? क्योंकि हमारे अगर आप नहीं उस अपने ऊपर पैसे खर्च करेंगी अपनी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है. इस कारण से हम लोग देखते हैं कि कई सिने स्टार्स दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स फ्रॉम यू नो, दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स बिकॉज उनको वो मैच करना होता है अपने स्टैंडर्ड से. हाँ, वो उनका रहना, खाना, पीना, ट्रैवल, मूवमेंट, उसमें उनकी आधी जिंदगी मुझे लगता है कि निकल जाती है. बट वो एक प्रेशर है. विल द पीपल अप्रोच यू? ये फियर नहीं आता कि आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे, काम कैसे मिलेगा? यार देखो, एक चीज़ मैंने, श्वेता जी, एक चीज़ कही है ना कि जो आपका है ना वो मिल जाता है. आप मिस इंडिया बनने के लिए भी लड़कियां ना बहुत मेंटेन करती हैं. वो ग्रुप में जाने के लिए, वो पार्टीज में जाने के लिए, वो मेंटोर से मिलने के लिए, वहाँ पैसे देने के लिए. बट मैंने कहाँ किया वो सब यार. मैंने तो अपनी मेहनत की. वही चीज़ मैं आज भी कर रही हूँ. आई एम नॉट स्केर्ड कि मैं बहुत, मतलब अगर मैं किसी डायरेक्टर से मिलती हूँ, लाइक अगर मैं अनुराग कश्यप से मिलती हूँ, तो मैं बहुत नॉर्मल जाके उनसे मिलती हूँ. उनको पता है मैं कैसे आई हूँ. अगर मैं अनीस बज़मी से मिलती हूँ, जो कि कमर्शियली बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हाँ, अनुराग कश्यप इज होल सिनेमा, उन लोगों को पता है मैं कैसे आती हूँ. उनके पास बहुत लड़कियां, लड़के, एक्टर्स मिलने आते हैं जो BMW में आते हैं. उनको पता है वो चीज़, वो इधर उधर के आए हुए नहीं है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है. तो जितने मुझे लगता है ना कि जो मेरे हिस्से की मेहनत है मैं वो कर रही हूँ. हाँ, मेंटेन करने की जहाँ तक बात होती है, आज मैं खुद को वेल ग्रूम्ड करके रखा है मैंने. ये चीज़ मुझे कम पैसे में या मेरी कैपेसिटी में हो सकता है. मैं जिम जाती हूँ, मैं अपने खाना ध्यान रखती हूँ, मैं ज़्यादा वीगन नहीं करती. मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं बाहर नहीं खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, धूप, सन एक्सपोजर से दूर रहती हूँ, अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ. मैं कहते हैं ना कि पैसे चाहिए रहते हैं, आपको खुद का ध्यान रखने के लिए पैसे नहीं चाहिए रहते हैं. हाँ, आप एक वो मेंटल प्रेशर लेते हो कि मुझे ये लेवल मेंटेन करना है. क्यों मेंटेन करना है, किसके लिए मेंटेन करना है? दिखावे की दुनिया है ना. जब समय आएगा दिखाने का तब दिखा देना. और जिस दिन आप बताओ, बहुत अच्छे नवाज सर, अब तो वो लोग बहुत बड़े हो गए, पंकज त्रिपाठी सर, और बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं, वो दिखावा नहीं करती हैं. तब्बू मैम, वो लोग, आपको नहीं पता होगा कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी, लेकिन वो नहीं दिखाते. उनको पता है उनकी कला, उनका एक्टिंग, उनकी आर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं. आम जिंदगी में दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जैसे ही आप दिखावा शुरू करते हो, आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और जैसे आप अपने आप से डिस्कनेक्ट होते हो, तब तो आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते. तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने ट्राई तो किया ही होगा, बिकॉज वन स्टेप टू अनदर स्टेप इट गोज ऑटोमेटिकली. या इट इज बाय प्रोडक्ट, आई थिंक. हाँ, ट्राई, मुझे लगता है कि मैं आई हैव ऑलवेज सेड इट कि मैं अपने हिस्से की मेहनत करती हूँ. मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिली हूँ. वो मेरी फैमिली हो चुके हैं काफ़ी लोग जिनसे मैं खुल के बोल सकती हूँ. हाँ, फ़र्क इतना है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है. ये इंडस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं होता है. स्पेसिफिकली जो लोग जहाँ से आते हैं, जिनका कोई नहीं होता फिल्म, मेरी फैमिली के, मेरे दूर दूर तक 7, 8, 9, 10 जितने भी पूछते होंगे, किसी ने ये इंडस्ट्री में पैर नहीं रखा है. तो आई एम द फर्स्ट पर्सन.
तो मुझे टांग पकड़ के खींचने वाले भी बहुत लोग हैं कि ये आगे नहीं जा सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच सकते हैं और खींचेंगे, तो समय आएगा वो। हाँ, it is very difficult to get a project because first you don't come from a good family, second What is good, Manya? मतलब नहीं, I don't sorry, agree with pardon this. my words, good in the sense of family is always good. yes, sorry, pardon my words, Financially sound, हाँ. financially stable family, because when I remember there was a time when I used to go and meet directors, मैं एक बैगेज लेके जाती थी क्योंकि मुझे काम करना है और कहीं ना कहीं वो जो ड्रेन हो रही थी मैं, और फिर मैं घर पे आके वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। Then my parents were got really worried, तो मुझे फिर मेरे अंदर क्योंकि वो स्ट्रेस आदमी घर में दिखाता है। हाँ, और वो जहन में कभी मेरे रहा नहीं, मैं कभी गिव अप करने वाली लड़की हूँ नहीं, तो मेरे जहन में रहता था कि यार हो गया ना, अभी कितना करेगी। वो एक अंदर से आवाज़ आती कि हो गया, अभी बस कर यार, अभी कुछ और कर ले, नॉर्मल जिंदगी जी। तो मैंने नहीं, करना तो यही है। और मैं मेरा कंपटीशन ऐसे कहते हैं, आप खुद से compete करते हो। अब मेरे अंदर जो आवाज़ है ना कि नहीं हो पाएगा, मुझे उससे compete करना है। हाँ, बात ये होती है कि मैं देखती हूँ कंपैरिजन यहाँ भी होता है कि यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि यार हमें ना ऐसी लड़की चाहिए, हमें वैसी लड़की चाहिए, हमें ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये तो मुंह पे होता है, यहाँ तो आपको और थिक स्किन होना पड़ेगा। तो मैं और कोशिश कर रही हूँ। फ़र्क इतना है कि मेरे पापा एक दिन आए, मुझे बोला कि काम कर, तू मिस इंडिया कर रही थी ना, पढ़ाई भी तो कर ही रही थी, तो तू पढ़ाई भी कर ले। क्योंकि 2020 में मेरा ग्रेड्स ख़त्म हुआ था, तब से मैंने काम करके जितना भी समेटा है खुद को, अपनी परिवार को, वो तो हो गया। अब उन्होंने बोला कि एक काम कर, मास्टर्स कर ले, नॉट एज अ प्लान बी, बट तुम्हारा कहते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और आप एज एन एक्टर आपको 365 डेज काम नहीं मिलता, आपको थोड़े समय के लिए काम मिलता है, फिर आपको खुद पे काम करना पड़ता है, और कंपटीशन इतना है, और राइट नाउ द सिनेमा सिचुएशन इज रियली बैड। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल स्टार्ट स्टडिंग, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, मैं देख रही हूँ। आई रिमेंबर एक ऐसी पार्टी थी, मिस इंडिया पैजेंट की पार्टी थी, पैजेंट पीपल इटसेल्फ, मैं वहाँ खड़ी हूँ और वो सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मैं वहाँ खड़े हुए, मैं वहाँ पे लेफ्ट आउट फील कर रही थी। इमेजिन द सिचुएशन आई वॉज इन, बिकॉज उनको नहीं लगा कि मैं डिज़र्व करती हूँ टू गेट इन टू फिल्म, टू गेट इन टू बॉलीवुड, टू गेट इन टू सिनेमा। तो मैं ऐसे ही एक बारी अनुराग कश्यप सर को मैंने मैसेज किया, मैं सर आई डोंट वांट वर्क फ्रॉम यू, बट मुझे ना आपसे एक सवाल है, क्या मैं कर सकती हूँ? तो उन्होंने बहुत सिंपल बोला, मान्या ज़िंदगी में ना तेरे लिए कोई और काम नहीं करेगा, तुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर तुझे लगता है ना तू कर सकती है, तो तू कर लेगी। एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूँगी। I mean, आज मैं एक वेब ख़त्म करके ही आपके पास आ रही हूँ। हम दिन रात शूट कर रहे थे, लेकिन मुझे वो चीज़ का था नहीं कि मैं थक गई हूँ, मैं बहुत खुश थी। तो मुझे पता है मैं कर लूँगी। एंड दैट कहीं ये आपने महसूस किया, मान्या, जो अक्सर लड़कियाँ महसूस करती हैं कास्टिंग काउच या कुछ ऐसे, जब आपने कभी किसी को अप्रोच किया हो? ऐसा मेरे साथ नहीं हो, बट ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि मुझसे भी लोग डायरेक्टली कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उतनी हिम्मत आएगी नहीं। नॉट बिकॉज दे आर द हायर पोजीशन, लोअर पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है कि जो हायर पोजीशन में वो तो और रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि वो कुछ करेंगे ही नहीं, उनको अपने काम से मतलब, उनको इस सब चीज़ों का टाइम नहीं है। जो एक्चुअली जिनके पास काम नहीं होता ना, वही यही सब वो लोग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे ऐसे डायरेक्टली कभी कोई अप्रोच नहीं आया। मुझे लगता है मैं भगवान जी की बहुत फेवरेट हूँ। मैं हर चीज़ से बच जाती हूँ, या वो मुझे सेव कर देते हैं। तो कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन आई नहीं है मेरे साथ, और ना ही मैं अननेसेसरी लोगों से मिलती हूँ। मैं बहुत प्रोडक्टिव लोगों से मिलती हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने मिलता है। मैं ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर मतलब पहले था, बट अब मैंने बंद कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करना है, मुझे अपने आप पे काम करना है। मुझे जितना अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें मैं मेहनत करूँ कि लोग मेरा काम देखें और मुझे और काम मिले। मुझे काम से ही काम मिलेगा। मुझे बाकी ज़रिया, बहुत लोग हैं जो बाकी ज़रियों से भी जाते हैं, लेकिन वो ज़माना ख़त्म हो गया है। थैंक यू मान्या हमारे शो में आने के लिए। Thank you so वी much. हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी।